आपको बता दें कि समयता के इस भाग में एक ऐसे स्पेशल टाइप के आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके नीट, आईआईटी मेंस ये सब में आ चुका है। और ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सभी संरचना समयता में सबसे ज़्यादा समझने वाला पार्ट आज का ही है चलाव्ययता। ध्यान से समझेंगे चलाव्ययता क्या है। इसको समझने के लिए सभी स्टूडेंट थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को देखकर कुछ बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हम आपके सामने ये एग्जाम्पल ला दिए और आप 5 समयता पढ़कर बैठे हैं। स्थान समयता, श्रृंखला समयता, अभिक्रियाशील समयता, रिंग चेन समयता और मध्याव्ययता। अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करें कि बताइए ये किसके जैसा मिलता जुलता है, क्या ये स्थान समयता जैसा लग रहा है कि मध्याव्ययता लग रहा है या अभिक्रियाशील समयता लग रहा है? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। तो ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये अभिक्रियाशील समयता है, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, तो यहाँ आते आते बदल गया अल्कोहल। तो आपको बता दें कि ये एक स्पेशल टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, अभिक्रियाशील समयता का। दोनों में आखिर क्या अंतर है? जब ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है तो क्या जरूरत है इसका अध्ययन करने का? सबसे पहले इस बात पर हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं ताकि आपको अच्छे से आज का पढ़ाई समझ में आए। तो चलाव्ययता समझने से पहले इस बात पर ध्यान दे दीजिए कि चलाव्ययता की घटना का अध्ययन क्यों होता है। जैसे अगर हम आपसे बोले कि इथाइल अल्कोहल C2H5OH और इसी का अभिक्रियाशील समय सभी स्टूडेंट लगभग जानते हैं डाई मिथाइल ईथर, ये दोनों एक दूसरे का अभिक्रियाशील समय भी है। आपको बता दें इस दोनों का अस्तित्व इस धरती पर अलग अलग है। ये अलग एक यौगिक है और ये एक अलग यौगिक है, बस दोनों का अणु सूत्र समान है और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, इसलिए ये एक दूसरे के अभिक्रियाशील समय भी हो गए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। लेकिन ये अलग यौगिक है, ये अलग यौगिक है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये अलग यौगिक नहीं है, एक ही सिंगल यौगिक कीटोफॉर्म 1 सेकेंड में कई बार इस रूम टेम्परेचर पर अपने से इसमें बदल जाता है और ये इसमें बदल जाता है। इसलिए एक स्पेशल केस बनता है इस आइसोमेरिज्म में, तो इसका अध्ययन करने का जरूरत पड़ा। ऐसे तो ये अभिक्रियाशील समय भी जैसा ही लग रहा है कि अल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड, लेकिन ये दोनों अलग अलग यौगिक नहीं है। एक ही यौगिक रूम टेम्परेचर पर कई बार आपस में बदलते रहता है। तो शुरू होता है आपका समयाव्ययता, चलाव्ययता, और चलाव्ययता संरचनात्मक समयाव्ययता में आप अध्ययन कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म। वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर गतिज साम्य अवस्था में होते हैं। गतिज साम्य अवस्था का अर्थ है कि ये इसमें और ये इसमें बदलते रहता है। सवाल उठता है ये कैसे संभव है कि ये इसमें बदलते रहेगा, ये इसमें बदलते रहेगा? तो इसके लिए आपको एक स्पेशल कंडीशन पर ध्यान देना होगा कि चलाव्ययता की घटना हम हमेशा वैसे यौगिकों में देखी जाती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या है ये हम आज डिस्कस करना चाहेंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, चलाव्ययता के लिए एक आवश्यक शर्त है और ये है कि मॉलिक्यूल में, अणु में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अवश्य होना चाहिए। और ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है 1 मिनट में आपके हम कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दिया जाए। जैसे ये कोई फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं।
इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, इसके बगल वाले को गामा और इसके बगल वाले को डेल्टा। यानी कॉमन नोमेनक्लेचर के दुनिया में अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सा चलता है, जबकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 1 2 3 4, यानी कि जहां फंक्शन ग्रुप होता है वहीं पर 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से नंबरिंग। तो हम बात कर रहे हैं कॉमन नोमेनक्लेचर का, जहां पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सा का इस्तेमाल होता है। तो आपको बता दें कि फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाला कार्बन ही अल्फा कार्बन होता है, और इस पर जो हाइड्रोजन होता है इसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब जल्दी से बता दीजिए कि इस यौगिक में, इस संरचना में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 2। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए इसमें कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? तो जवाब है 0, क्योंकि इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब घर ही नहीं है तो छत कहां से? अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो यहां अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में सोचिए भी नहीं, 0 होगा। अब हम बात करते हैं एसीटोन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो एसीटोन में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को ही अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद वाले को बीटा कार्बन, उसके बाद वाले को गामा कार्बन। और आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है? ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड। तो एक अकेला फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। और बार बार जरूरत पड़ेगा आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर में कि अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, ये सब बीटा हाइड्रोजन, तो ये सब चीज ध्यान देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से शॉर्ट में जान लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में और अल्फा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पर ये एक यौगिक है, इस यौगिक में हमने बताया कि यहाँ पर जो बगल वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला डेल्टा, उसके बाद मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा के बगल में डेल्टा। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इस पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अगर हम इस यौगिक में बात करें तो इसमें एक भी अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0। जबकि एसीटोन में दोनों तरफ अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 होगी। तो ये था अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट। आपको इसलिए बताया गया क्योंकि आप पढ़ रहे हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म दिखाने का, चलाव्यता दिखाने का सबसे पहला शर्त यही है कि अणु में कम से कम अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या देख पा रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन है, कितना है? 3, 2 और 1, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। नहीं होगा तो ये कीटो से इनोल में, इनोल से कीटो में नहीं बदलेगा। अब एक चीज जानिए, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में इस फॉर्म का नाम कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म क्यों पड़ा? इस फॉर्म का इनोल फॉर्म क्यों पड़ा? तो जानिए, जब डबल बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड सी और ओ के बीच होता है तो ये कंपाउंड का कीटो फॉर्म होता है। और जब यही डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड सी और सी के बीच होता है और उस सी पर एक पाई बॉन्ड यानी डबली बॉन्डेड कार्बन पर अल्कोहल होता है, जिसको इनोल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग को अच्छे से पता है कि डबल बॉन्ड के लिए इन होता है और अल्कोहल के लिए ओल होता है। दोनों मिलकर जब जुटेगा एक साथ तो हो जाएगा इनोल, इनोल फॉर्म। तो ये यौगिक का इनोल फॉर्म है और ये यौगिक का कीटो फॉर्म है। इसलिए इस समयता को कीटो इनोल समयता कहते हैं, क्योंकि कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में, इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म बदलता रहता है। इसी का नाम स्यूडो आइसोमेरिज्म है, इसी का नाम एलिलोट्रोपिज्म है, इसी का नाम डेस्मोट्रोपिज्म भी है। तो ये समयता इतने सारे नामों से जानी जाती है। अब हम इस समयता का मेन कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमने बताया कि वैसे समय जिसका अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, क्योंकि ये कमरे के ताप पर ये गतिज साम्य अवस्था में स्थित होते हैं। तो आखिर कैसे, ये जानने के लिए हम लोग बारीकी से इस केमिस्ट्री के ग्रामर, इस रिएक्शन के ग्रामर का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहली बार रिएक्शन मैकेनिज्म का स्टडी करने जा रहे हैं। वही बता पाएगा कि कैसे बदलेगा, कैसे ये कीटो से इनोल में, इनोल से कीटो में। चलिए ध्यान से देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का कमाल है। आप सभी स्टूडेंट जो अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। और आप पढ़ने जा रहे हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो ये आपका यौगिक था।
पहला स्टेप, प्रारंभ होने से पहले सभी एटम के अपने अपने इलेक्ट्रॉन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जल्दी से बता दीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 624, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन 26। जल्दी से बताइए इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये रहा ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन। बट पर ध्यान दीजिए, कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन देखा जाए 4। इस कार्बन का हमको जरूरत है दिखाने का, दिखा दीजिए। पहला स्टेप आपके इस टॉटोमेरिज्म के फेनोमेनन का शुरू हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कार्बन, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा कार्बन से ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन का 3.5 होता है, कार्बन का 2.5 होता है। तो अभी उतना ही दिमाग लगाएंगे जितना काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन उठकर वहां जा रहा है कार्बन से ऑक्सीजन की ओर, जाने दीजिए और जल्दी से बताइए किस पर प्लस और किस पर माइनस आएगा, कौन किसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बताइए। यहां से इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उठकर जा रहा है ऑक्सीजन पर, तो बताइए यहां पर एक तो इसका अपना यही रह गया, लेकिन एक कार्बन का ही लेकर आ गया, तो इस पर कौन सा चार्ज कार्बन पर? प्लस। और इस पर, क्योंकि इसने लॉस किया और इसने गेन। तो पहला स्टेप में मात्र इतना ही काम हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझे होंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, आज तक आप कभी इस तरह का क्लास नहीं देखे ऑर्गेनिक का, तो आपको बता दें कि सारे ऑर्गेनिक के हर एक टॉपिक का फुल डिस्कशन के साथ सिंप्लीफाइड फॉर्म में बिना रटवाते हुए पढ़ाई आपको मिलेगा। और इसके लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं सारा जानकारी। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छे से समझ में आने पर, ध्यान दिया जाए। तो अभी तक केवल हम एक स्टेप चले हैं, कुछ भी ज्यादा काम नहीं किए हैं। बस यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया है। किसी को दिक्कत है? तो अगला स्टेप बहुत ज्यादा समझने लायक है। एक साथ 2-3 काम होगा, ध्यान बनाए रखिएगा, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम कहां से चले थे? कीटो फॉर्म से। क्या प्रूफ है कि हम कीटो फॉर्म से चले थे? क्योंकि पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड कहाँ था? C और O के बीच। और अब उसको आना है इनोल फॉर्म में, और आने के लिए ये तैयार है। देख लीजिए यहाँ पर इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन किसका है और ये किसका है? ये कार्बन और हाइड्रोजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। इलेक्ट्रॉन कार्बन पर खिंचाने जा रहा है, तो बस उतना ही पर ध्यान बनाइएगा, बाकी सब ज्यों का त्यों लिखवाइए। चलिए, इसके इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही इस पर H पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। तो ये प्लस किस पर अटैक करेगा? माइनस पर। प्लस बनते ही माइनस पोजीशन पर अटैक कर देगा। और इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया? तो दीजिए, ये इसका अपना था और ये क्रॉस वाला, और H आ गया इस O के पास। अभी हम सिर्फ एक छोटा सा काम किए हैं, इसका इलेक्ट्रॉन उसको उठा कर दे दिए, इस पर माइनस आ गया और इस पर, और ये प्लस बनकर यहाँ सामने खड़ा है, अटैक करने के लिए तैयार है। जो आपके सामने अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा उसके साथ। तो पहला बॉन्ड बनते हुए आप पहली बार देखने जा रहे हैं। अभी बॉन्ड टूटते हुए केवल देखे थे, अब बॉन्ड बनते हुए एक ही यौगिक में 2 बार बॉन्ड बनते हुए देखेंगे। पहला बॉन्ड बनने जा रहा है आपके सामने। देखिए, पहला बॉन्ड हम H और O के बीच बना रहे हैं आपके सामने। बताइए इस पर माइनस क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिया है। अगर वो इलेक्ट्रॉन हटा दे तो बताइए माइनस हट जाएगा कि नहीं? माइनस हटेगा कि नहीं? हटा दिए, यहां से हटा दिए। कहीं से हटाना है? हटाना है एक इलेक्ट्रॉन, वही एक इलेक्ट्रॉन भारी है, वही एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए। हटाते ही माइनस हट गया, और वही एक इलेक्ट्रॉन जो हटाए हैं इस H को दे दिए और इस पर माइनस आ गया, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है H पर, उस H पर जिस पर पहले से प्लस है। तो बताइए जल्दी से, प्लस माइनस कैंसिल, यहां पर होगा
और ये दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण साझेदारी करके बॉन्ड बना लेगा। जा चुका है अल्फा हाइड्रोजन अपना स्थान छोड़कर O के पास, और अंदाजा लग रहा होगा कि इनोल फॉर्म में धीरे धीरे बदल रहा है। अब डबल बॉन्ड का बनना है C और C के बीच, जो आपके सामने बनेगा वैसे ही जैसे इसके बीच बॉन्ड बना है। जल्दी से बताइए C पर माइनस क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और उस एक इलेक्ट्रॉन को अगर हटा ले तो माइनस, तो लीजिए हटा लिए तो माइनस हट जाएगा। उसी एक इलेक्ट्रॉन को जो उससे हटाए हैं हम इसको दे दिए, इसको दे दिए तो माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, आगे बढ़कर साझेदारी करके बॉन्ड बना लेगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, आगे बढ़कर साझेदारी करके बॉन्ड बना लेगा। और इस तरह से देखते देखते इनोल फॉर्म, अब पुनः इनोल फॉर्म लौट कर आने जा रहा है कीटो फॉर्म, क्योंकि हमने बोला है कि 1 सेकेंड में कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म से। अब कुछ ज्यादा ध्यान देकर समझना है आप सभी स्टूडेंट को। चलिए अगला स्टेप काफी समझने लायक है। एक साथ दो काम होने जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी नीचे उतर रहा है बॉन्ड बनाने, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का भी डीलोकलाइजेशन होने जा रहा है, यानी स्थानांतरण होने जा रहा है इस पर। तो आप केवल एक पर पहले ध्यान लगाइए, कार्बन कार्बन के बीच ध्यान लगाइए, कार्बन कार्बन के बीच। अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है आपको, वही लिखवाइए जो समझ में आ रहा है। CH2 OH H, बोलिए यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर जा रहा है, ये वाला किसका इलेक्ट्रॉन है? इस कार्बन का, और ये वाला किसका है? इसका। लेकिन उठकर दोनों आ गया, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो क्या ये बात आपको क्लियर हुआ कि इस पर प्लस क्यों हुआ, इस पर माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस पर आ गया, और इसको इसने लॉस किया, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस। अगला काम यही होना है, इसलिए ध्यान बनाए रखिए। O और C के बीच, O और C से इलेक्ट्रॉन यहाँ O से उतरकर C पर आ रहा है। ये देखिए आ गया यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन जो देख रहा है ये वास्तव में किसका है? O का। लेकिन एक इसके पास ही रह गया और एक आ गया कार्बन के पास, और आने से इस पर कौन सा चार्ज? तो इस कार्बन पर दो काम हुआ, लॉस का भी गेन का। लॉस होने से प्लस, गेन होने से, कुल मिला जुला कर इस कार्बन पर कोई भी आवेश नहीं रहेगा, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी करके। और अब अंतिम और फाइनल स्टेप पर आप सभी स्टूडेंट पहुंच चुके हैं। ये H जो गया था, देखिए इसके एक चीज और, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ये तो गेन किया है, तो ये क्या किया है? लॉस। लॉस करने के कारण प्लस रहेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही किसका है? ऑक्सीजन का। एक इसके पास रह गया, लेकिन एक तो कार्बन को दे दिया, इसलिए यहाँ प्लस होना है। और अब ये H जो देख रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन O को देकर ये अटैक कर देगा H प्लस के रूप में। इसी H प्लस का शिफ्टिंग कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में, इनोल फॉर्म को कीटो फॉर्म बदलता है। शिफ्टिंग मतलब स्थानांतरण। और अब ये उठकर फिर से इस पर अटैक करने जा रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा। तो पहले हटा रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि कैसे बॉन्ड बनेगा। देखिए यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया माइनस, और H प्लस बनकर यहां पर अटैक कर दिया H प्लस, और अपना इलेक्ट्रॉन यही छोड़ दिया है, और यही छोड़ने के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ गया? उस कार्बन पर, उस ऑक्सीजन पर माइनस आ रहा है, जिस पर पहले से क्या है? तो प्लस माइनस। और अब जल्दी से बताइए, कुछ अगर पूरा में कुछ भी समझ में आया तो यहाँ H और C के बीच कैसे बॉन्ड बनेगा बता दीजिए। यहाँ देखिए माइनस उठा है,
है ना। यहाँ C और H के बीच बॉन्ड कैसे बनेगा बताइए, अगर कुछ भी इतना देर में समझ में आया तो। ये अपना एक लॉस करेगा तो हट जाएगा, तो माइनस हट जाएगा। उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम इसको दे देंगे तो देते ही माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। और अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी करके एक बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन एटम के यहाँ से यहाँ आने के कारण कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में, इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म। फिर से ये कौन से फॉर्म में आ गया, कीटो फॉर्म। और इस तरह से चलाव्यवस्था की घटना ये यहाँ संपन्न हुई। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको और ज़्यादा मजबूती से समझ के पढ़ें, एक बार जरूर, अगर जो स्टूडेंट ऑनलाइन देख पा रहे हैं, 2 बार आपको वीडियो लेक्चर देखना होगा, क्योंकि 11th क्लास में अक्सर स्टूडेंट ध्यान देकर नहीं पढ़ रहे हैं। बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड का डिसोसिएशन, विघटन नहीं समझ पाते हैं या स्थानांतरण। आपको अनुनाद पहले पढ़ना चाहिए, तब जाकर चलाव्यवस्था पढ़ना चाहिए, टॉटोमेरिज्म। और हमने पिछले क्लास में ही बोल दिया था कि आपको अनुनाद रेजोनेंस पढ़ कर आना है, और हमने वीडियो लेक्चर भी व्हाट्सएप पर भेजा था कल शाम में। आप अपना चेक कर सकते हैं। अनुनाद 11th क्लास का टॉपिक भेजा गया है, उसको पढ़ कर ही आना था और तब समझ में आना था। तो ये था आपका चलाव्यवस्था का क्लास, एक बार शुरू से अंत तक 2 मिनट में। चलाव्यवस्था वैसे समय जिनका अणु सूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि ये कमरे के ताप पर गतिज साम्य अवस्था में स्थित होते हैं, चलाव्यवी कहलाते हैं, और यह घटना चलाव्यवस्था कहलाती है। और यहाँ पर इस कीटो से इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म, एक एग्जाम्पल है चलाव्यवस्था की घटना का और चलाव्यवी का। और इसका पूरा डिटेल में अध्ययन करने के लिए आप इस मैकेनिज्म का अध्ययन करेंगे, जिसमें कीटो फॉर्म पहले इनोल फॉर्म में बदला है और इनोल फॉर्म पुनः कीटो फॉर्म। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए ऐप डाउनलोड करें।